Namaskar, welcome to Camp Siksha, and this particular question is from IIT Advanced 2017 पेपर। तो IIT Advanced 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। हम ऐसा सीखते हैं कि कौन कौन मॉलिक्यूल इसमें से एरोमेटिक है और कौन कौन मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एरोमेटिक। तो आपको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बताना है और एरोमेटिक कौन कौन है। तो एरोमेटिसिटी के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल इन चारों पॉइंट को फॉलो कर रहा है तो ऐसे में वो एरोमेटिक हो जाता है। और अगर इसमें से कोई एक भी पॉइंट ऐसा है कि मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं हो पाता है। ठीक है जी। तो फिलहाल अगर मैं एरोमेटिसिटी के वो चारों पॉइंट लिखूं तो पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट होता है ये मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। इट शुड बी साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक तो ये सारे ही दिख रहे हैं मेरे को। तो पहला पॉइंट तो सबने फॉलो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेरे को दिख रहा है इट शुड बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इट शुड बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल जो आपका रिंग है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक रिंग होनी चाहिए और प्लेनर रिंग होनी चाहिए कैसे। ठीक है जी। तो साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर में अगर मैं बात करूं तो सब मॉलिक्यूल प्लेनर है, लेकिन इसमें से एक है जो रूल आउट हो गया, दैट इज योर दिस 8 मेंबर रिंग। ये आपका नॉन प्लेनर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एज अ फैक्ट। अगर मैं हल्का सा टिप दूं आपको तो इतना कह सकता हूं कि जब भी कभी कॉन्जुगेशन के साथ कभी आपको अगर अप टू 7 मेंबर रिंग दिखे, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, तो अप टू 7 मेंबर रिंग तो आप डायरेक्टली बोल देना कि ये आपके प्लेनर है। लेकिन जैसे ही आप 7 से ऊपर बढ़ोगे, 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग, 12 मेंबर रिंग, तो उन पे आपको थोड़ा सा रुक के तसल्ली से सोचना पड़ेगा कि वो प्लेनर है या नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए कौन कौन प्लेनर होते हैं कौन कौन नहीं। फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज वर्ल्ड फेमस एग्जांपल, ये आपको पता होना चाहिए। 8 मेंबर रिंग अगर आपको साइक्लो ऑक्टा टेट्रा टेट्राइन बोलते हैं इसको, अगर आप इसकी बात मेरे से करो तो ये आपका प्लेनर नहीं होता है। इसलिए ये तो रूल आउट हो गया, इसको तो क्रॉस लगा दे, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं। अच्छा जी। बाकी ये दोनों पॉइंट अभी तक सभी वैलिड कर रहे हैं, ये सब आपके फॉलो कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स को। तीसरा पॉइंट है देयर शुड बी कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग। पूरी रिंग पे कॉन्जुगेशन होने चाहिए। मतलब कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि आपके पास ये पैटर्न नज़र आना चाहिए। कॉन्जुगेशन में आपको बताया था, कॉन्जुगेशन में आपको ये पैटर्न दिखे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पैटर्न कभी नज़र आए तो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। या फिर सेकंड पॉइंट डबल सिंगल फिर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कभी अगर आपको ये नज़र आए तो उसे भी कॉन्जुगेशन मानते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एक और हो सकता है डबल सिंगल फिर लोन पेयर, इन सबको कॉन्जुगेशन मानते हैं। तो अगर थ्रू आउट द रिंग आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, या डबल सिंगल होके फिर कोई चार्ज दिख रहा है, या डबल सिंगल होके फिर कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, डबल सिंगल होके फिर लोन पेयर दिख रहा है, तो इनको हम कॉन्जुगेशन मानेंगे। और कॉन्जुगेशन होने चाहिए थ्रू आउट द रिंग। मतलब कॉन्जुगेशन में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाते हैं बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने शुरू हो जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि कॉन्जुगेशन होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो वो पूरी रिंग पे घूमने चाहिए, थ्रू आउट द रिंग। जिस वजह से एक गड़बड़ हो गई, वो क्या, वो हो गई गड़बड़ इस मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि बाकी सब में अगर आप देखोगे, अगर मैं थर्ड पॉइंट देखूं किस में लग रहा है किस में नहीं, तो देखना जरा, यहाँ तो लग रहा है डबल सिंगल फिर चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, तो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉइंट यहाँ वैलिड है। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉइंट यहाँ वैलिड है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ध्यान से देखें, डबल सिंगल डबल सिर्फ इतना ही दिख रहा है, आगे सिंगल सिंगल सिंगल। तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखाई है कि इट शुड बी थ्रू आउट द रिंग। कॉन्जुगेशन शुड बी थ्रू आउट द रिंग, पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए। मतलब फिलहाल अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे तो सिर्फ इतने में घूमेंगे, इतने आधे रिंग पे, पूरी रिंग पे नहीं घूमेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिंगल 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 है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इतने में घूमेंगे, डबल सिंगल जहाँ पैटर्न बन रहा है। जैसे आप बेंजीन के बारे में बात करते हो मेरे से, तो अगर बेंजीन रिंग आपके पास हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेजोनेंस हो जाती है कॉन्जुगेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग पे घूम जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और ये रेजोनेंस करने के बाद, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद, ये रिंग कुछ ऐसी बन जाती है। जिसकी वजह से आपको क्या दिखा, जिसकी वजह से आपको ऐसा दिखा कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में ऐसे डीलोकलाइज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं।
समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ आधी रिंग पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इस कारणवश थर्ड पॉइंट की वजह से इसको भी क्रॉस मार दूं कि ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं हो रहा है यहाँ। फिलहाल अगर मैं आगे चेक करूँ तो डबल सिंगल फिर चार्ज, ये आपका ये वाला पॉइंट वैलिड हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे डबल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वाला पॉइंट वैलिड हो गया। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, थर्ड वाला पॉइंट वैलिड हो गया। डबल सिंगल यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन जैसे ही कुछ दिख रहा है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ डबल सिंगल दिख रहा है, तो इस रिंग में कॉन्जुगेशन है। अच्छा, मैं इतनी ही रिंग को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी इसको क्यों नेगलेक्ट कर रहा हूँ? ये मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप जरा ध्यान रखना मेरी इस बात को। इनको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग्स का मतलब होता है कि जब कभी एक रिंग से दूसरी रिंग जॉइंट हो, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से रिंग पे रिंग अगर लगी हुई हो, तो फ्यूज रिंग के लिए ये पॉइंट वैलिड है। हमेशा याद रखना कि अगर फ्यूज रिंग्स में कोई एक रिंग एरोमेटिक हो जाए तो पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोल देते हैं। तो फिलहाल अगर मेरे पास फ्यूज रिंग्स है, उसमें से एक रिंग मेरे को बेंजीन जैसी दिख रही है, तो अगर इतनी ये इतना पार्ट अगर एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। फिलहाल अगर इतना पार्ट एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। सिमिलरली कोई मेरे से कहे सर हम तो इस फ्यूज रिंग को भी देख सकते थे, तो इस फ्यूज रिंग को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फ्यूज रिंग को अगर देखोगे तो ये भी बेंजीन जैसा दिख रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो अगर आपके पास फ्यूज रिंग्स हो, एक रिंग अगर एरोमेटिक हो जाए तो पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोलते हैं। तो इट विल बी एरोमेटिक एंड दिस विल आल्सो बी एरोमेटिक इन नेचर। तो अभी तक हमने इसको जज कर लिया। अब बचा कौन, एक दो तीन चार पाँच, पांच बचे, उनको और जज करना है। लेकिन अभी तीनों पॉइंट इन पांचों पे जो रह गए हैं उन पे वैलिड हो रहा है, उन ये सब फॉलो कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट को। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट इज आल्सो नोन एज हाकल्स रूल। इसको हाकल्स रूल से भी जानते हैं। दूसरी बात, इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से भी इस रूल को जानते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रेजोनेंस की वजह से पूरी रिंग पे घूम रहे हैं, उनको 4n+2 के इक्वल रख दो। मतलब 4n+2 के इक्वल रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात करूं, तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अगर आप काउंट करो, तो थ्रू आउट द रिंग कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक पाई बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, पूरी रिंग में ये छः इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दैट्स वाई मैं इसको सिक्स के इक्वल रख दूँ। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रेजोनेंस में घूम रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को 4n+2 के इक्वल रख दो। और फिर उसके बाद यहाँ से n की वैल्यू निकालो। फिलहाल यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर आपका यहाँ से ये कैलकुलेशन करने पे n की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ वैल्यू आए, तो ये रूल लग रहा है, फॉलो कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल। अगर आपका मॉलिक्यूल में 4n+2 रूल लगाने पे आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आए, या फिर आपके पास नेगेटिव में वैल्यू चली जाए, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू आए 1 2 3 4 5, तो हमारा हाकल्स रूल फॉलो हो रहा है। अगर आपके पास फ्रैक्शनल में वैल्यू आ जाए या फिर नेगेटिव वैल्यू आ जाए एन की, तो ये रूल आपका नहीं फॉलो कर रहा है मॉलिक्यूल। तो फिलहाल ये जो बेंजीन है, बेंजीन के लिए मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, तो फिलहाल बेंजीन तो एरोमेटिक है, क्योंकि वो इन चारों ही पॉइंट को फॉलो कर पा रहा है अच्छे से। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, मैंने बोला इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एन की जीरो वैल्यू भी आपकी एक्सेप्टेड है, होल नंबर कह सकता हूँ मैं कैन से। तो एन की 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो एक्सेप्टेड है। अदरवाइज फ्रैक्शनल आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो एक्सेप्टेड नहीं है। अब जो बचे हुए एक दो तीन चार पाँच, पांच मॉलिक्यूल हैं, उन पांचों को जरा एक एक करके बना लेते हैं और उन पे ये चौथा रूल लगा के देख लेते हैं, क्योंकि बाकी तीनों तो पॉइंट वैलिड हैं। तो एक क्या है, थ्री मेंबर रिंग पे नेगेटिव चार्ज, एक है थ्री मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका सेवन मेंबर रिंग। अगर 4n+2 लगाऊं तो वो कितने के इक्वल लगाऊं, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक दो, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो कितने के इक्वल लगाऊं, आपके एक दो तीन चार, चार के इक्वल लगाऊं। चार के इक्वल लगाने से n की वैल्यू कैसी आ गई, फ्रैक्शनल आ गई। अगर n की फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो इसमें हकल्स रूल नहीं लग रहा है। इसमें लगाऊं तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, 4n+2 इज इक्वल टू कितना करूं, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे घूमने में, रेजोनेंस करने में, सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसे तो काउंट करना ही नहीं है। तो सिर्फ यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करना है। दैट्स वाई यहाँ पे दो काउंट करूंगा, तो n इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और जीरो भी एक्सेप्टेड है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, इसलिए हकल्स रूल लग रहा है। यहाँ पे काउंट करूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः, और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए 4n+2 को
6 के इक्वल रखूँ, और ये कैलकुलेशन भी मैंने अभी अभी यहाँ पे करके देखा है, इससे n की वैल्यू 1 आ जाती है, जिसकी वजह से ये हैकल्स रूल फॉलो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे काउंट करूँ तो 1 2 3 4, 4n+2 को सिर्फ 4 के इक्वल रखूँ, सॉरी 4n+2 को सिर्फ 4 के इक्वल रखूँ, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू फिर से फ्रैक्शनल आ जाएगी। सिंस फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसको ही मैं बोल दूँ कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसमें हैकल रूल नहीं लग रहा। लेकिन लास्ट वाले एग्जांपल में काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 4n+2 को यहाँ 6 के इक्वल रखूँ तो n की आपकी इंटीजर वैल्यू आ गई। इस कारणवश लास्ट वाला फॉलो कर रहा है आपका हकल्स रूल। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कौन कौन है जो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, उस पर जरा क्रॉस लगा दूँ। एक तो ये आपका ये वाला, ये हैकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा है, और आपका ये हैकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो 1 2 3 4, इन 4 को छोड़ के बाकी सब एरोमेटिक है, क्योंकि ये हैकल रूल फॉलो कर रहा है इसलिए ये भी एरोमेटिक है। इस पे हैकल रूल लग रहा है, ये भी एरोमेटिक है। इस पे हैकल रूल लग रहा है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें सिर्फ इतनी रिंग पे हैकल रूल लग रहा है, इसलिए फ्यूज रिंग में अगर एक रिंग एरोमेटिक हो जाए तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है, इसलिए एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ पे फ्यूज रिंग में इतना अगर एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर इतना एरोमेटिक है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। दैट्स व्हाई आई कैन से 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसने पूछा था नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो आंसर शुड बी क्या, आंसर शुड बी 5। तो 5 विल बी आंसर। एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस पे अच्छा कमांड बना लो तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और बड़े प्यार से आईआईटी एडवांस जैसे पेपर में भी आपके मार्क्स आ जाते हैं। होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। थैंक यू।